हेलो। हाँ हाँ, गुड सर इवनिंग। गुड इवनिंग। ईद खेड़ी से बात कर रही हूँ सर। वो नंबर चेंज के लिए मैं बस थोड़ी सी कह रही है कि जरूरी है सिर्फ गवर्नमेंट में ही नंबर चेंज हो, जैसे नहीं नहीं, मैं सुपरविजन में आपकी बात बाकी से है। एग्री हूँ। एक्चुअली क्या है, बट दिक्कत क्या है, हमें तो जिसकी परमिशन देगा डिपार्टमेंट हम वही चेंज कर पाएंगे। मतलब हमें अभी प्राइवेट कंज्यूमर के, गवर्नमेंट कंज्यूमर के अलावा प्राइवेट कंज्यूमर के लिए नहीं दी है। सर फिर मतलब सर बाकी के कंज्यूमर जैसे जिनका अगर नंबर ही बंद हो गया और वो चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगी सर? ये मैंने आपका नोट कर लिया, ये तो वैलिड पॉइंट है। मैं ऑलरेडी मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बार बार इस तरीके के केस आते हैं, क्या क्या करना है। कंज्यूमर 2-3 बार आ गया और मैंने मेल भी डाला है इसके लिए, अब वो नंबर चेंज नहीं हो पा रहा है। वो गौशाला वाला नहीं नहीं सर, एक अदर है। चलिए, अभी वो सर वर्क सेक्शन से सर जुड़ेंगे। मैंने आपका पॉइंट तो नोट कर लिया है, तो कि ये जो मोबाइल नंबर वाली फैसिलिटी है सारे कंज्यूमर पे होनी चाहिए। हाँ सर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हेलो सर। हाँ सर ये कह रहा था, जैसे अगर अपन ने किसी एस्टीमेट में 300 केजी आयरन लिया है, स्क्रैप लिया है, और वो कंज्यूमर ने पैसा जमा कर दिया है सर हमारे पास। अब वो जब काम कंप्लीट होने के बाद वो स्क्रैप उसने रिटर्न कर दिया 200 केजी का। हाँ, तो उसका अमाउंट अपन सर कैसे कम करके उसको रिटर्न करेंगे सर? नहीं यार, वो कम करने वाला मैंने फाइनेंस से बात करी थी, उन्होंने मना कर दिया था। कह रहे थे कि वो उसको पूरा जितना अमाउंट उसने अपने उसमें लगा रखा है इंडेंट में, उतना पूरा अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अब उस पर क्लिक करो, मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए, हमने ईआरपी से इंटीग्रेशन कर रखा है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो एस्टिमेट नंबर आपने यहाँ डाला था उसके बिहाफ में जो जो मटेरियल था, जैसे कंडक्टर एसीएसआर स्क्रैप था 93.87 केजी और आयरन स्टील स्क्रैप था 31.84 केजी। अगर ये दोनों क्वांटिटी जो रहती है, ये क्वांटिटी अगर उसमें वहां पे रिटर्न नहीं हुई होगी स्टोर से, तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आपको मैसेज देगा कि आपका ये जो रिटर्न मटेरियल का जो अमाउंट है, ये वापस स्क्रैप मटेरियल का अमाउंट जो है ये नहीं वापस किया जा सकता, क्योंकि आपका मटेरियल स्टोर में पूरा रिटर्न नहीं। नहीं, ये तो सर पर एज पर एस्टीमेट उठा रहा है ना सर। नहीं तो आप देखिए, मेरे पास तो उन्होंने ऑटोमेटिक बोला था, मतलब ऊपर हमारे मैनेजमेंट ने कि हमको सारा ऑटोमेटिक बना दो, तो हमने ऑटोमेटिक बना दिया। अब ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक पूरा मटेरियल वापस जाना चाहिए। नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है ना सर, कंज्यूमर पैसा तो पूरा जमा कर देता है सर, पर जब रिटर्न करने की बारी आती हो सकता है सर वन फील्ड उतना स्क्रैप ना निकले। हाँ यार, वो है बात। मतलब मैंने स्टोर में भी चेक कराए थे, तो स्टोर में जैसे किसी का 400 किलो का मटेरियल था तो 40 किलो कम आया उसका। तो यार एक्चुअली क्या है कि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर ने इसके लिए रिक्वेस्ट करी नहीं है। यहाँ पे एमडी ऑफिस में वर्क सेक्शन में, अगर वो वर्क सेक्शन में रिक्वेस्ट करता तो क्या है, कम से कम हो जाता कुछ। नहीं सर, हमारे यहाँ के एक केस आया है सर एक ऐसा, इसलिए मैं बोला था आपसे। नहीं, मैंने तुम्हारा पॉइंट नोट कर लिया है कि ये वाले में, पार्शियल वाले में भी कुछ करना पड़ेगा। तो तुम लोग बताओ कैसा कर सकते हैं, मतलब अपन उतना अमाउंट रिटर्न कर दें? नहीं सर, अपन उसमें ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो अपने पास स्क्रैप आ गया है सर उसका अमाउंट उसमें डाल के, और जितना लेस एक्सेस अमाउंट आ रहा है उसका अपन रिफंड कर ले सर। ऐसा यार उसमें दिक्कत क्या है, मैं ध्यान है अभी 2021 से लेके 2024 तक अराउंड 50 से 60 करोड़ का हमारा मटेरियल जो था वो वापस नहीं आया था स्टोर में। अब क्या होगा, वो जब सिस्टम से रिपोर्ट निकालेंगे तब तो लगेगा इनको कि एस्टिमेट में तो 200 किलो था और मटेरियल जो वापस आया वो 160 किलो ही वापस आया, मतलब 40 किलो वापस नहीं आया है, तो वो तुमको लेटर दे देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इसीलिए मतलब उसका एक तो अभी जो केस पहले हो गए वो तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जो अभी केस हो रहे हैं उसमें आप प्रॉपर आप कर लीजिए कि जो अमाउंट क्वांटिटी है वो प्रॉपर मेजर करके ही लिखिए उसमें। तो आप, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मतलब जो भी जहां तरीके से प्रोसेस चलता है उसके हिसाब से ये इशू आएगा आपको चल के, कि बाद में आपसे ये यूजर बोलेंगे, मतलब यहाँ से डिस्कॉम से लेटर मिलेगा कि इसका पूरा मटेरियल आपने जमा नहीं कराया है, तो क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पहले ही क्वांटिटी प्रॉपर चेक करा लीजिए और उतना ही एस्टिमेट में प्रोविजन लीजिए। सर
सर मैं दीपक से बात कर रहा हूँ सर। एक पॉइंट है सर मेरा जी। सर मैं अभी डीएसपी पोर्टल पे कनेक्शन प्रदाय जो है ऑप्शन है ना, इसमें आईवीएस नंबर टैग करना है सर। हाँ, तो आईवीएस नंबर टैग कर रहा हूँ तो उसमें समथिंग बैंड ड्रॉप करके एरर आ रहा है सर। आप कनेक्शन नंबर बताइएगा, वो कनेक्शन नंबर तो अपन चेक कर लेंगे उसमें। हाँ सर, मेरे को हो नहीं रहा कि सर। देखिए मैं आपको एक बार ईमेल भी आपको लिख के दिखाता हूँ। कंपनी ने हेलो, इशू ये भी आता है जो कंपनी नेटवर्क में हो। अच्छा, कंपनी नेटवर्क से बाहर जब करते हैं वो इशू देता है समथिंग। हाँ, नहीं तो वो तो क्या है, हो सकता है वो जो एपीआई का एक्सेस हो वो हमें बाहर नहीं हो, इस वजह से वो देता होगा। एनजीबी एक्चुअली अपने लोकल नेटवर्क पे ही है ना, इंट्रानेट है एक्चुअली। तो अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये पोर्टल तो वैसे डिस्कॉम के लिए ही है, तो मतलब डिस्कॉम वाला तो डिस्कॉम से ही पंच कर सकते हैं। सर एक और ये प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है इसमें देखना पड़ेगा, जैसे जो वर्क लोकेशन जो आपके सरल संयोजन एप्लीकेशन में रहता है, जो डीएस वहां पहुंच जाता है आपके डीएसपी पोर्टल में, दोनों में चेंज कैसे हो रहा है सर? वो दिख रहा है चेंज, मगर वो चेंज नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, देखो आप इनको फर्स्ट वाला पेज दिखाओ सर। अरे बीडी देखो, पहले समझने की कोशिश करो कि मैं जो बता रहा हूँ कि क्या जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ। अब ये न्यू एप्लीकेशन में जाओ, प्लस अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। ये देखो यहाँ कार्य का अभी एक कोई नेचर ऑफ वर्क सिलेक्ट करो, लाइन शिफ्टिंग गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सिलेक्ट करो। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे लिखा है कार्यस्थल का पता परिवर्तित करने के लिए चिन्हित करें। अभी ऊपर आ रहा है मेहंदी वाली छतरी मंडी ग्वालियर लिख के आ रहा है। जैसे ही आप कार्यस्थल का पता परिवर्तित करने के लिए आप क्लिक करोगे, यहाँ आप कुछ भी और डाल सकते हो। ये किस लिए प्रोविजन रखा गया है? ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है, जैसे टावर कंपनी होती है तो टावर की एक आईडी पे ही सारे एप्लीकेशन दिखते रहते हैं। उनके 10-20 एप्लीकेशन थोड़ा नहीं होते, उनके 1000-1500 तक एप्लीकेशन होते हैं। कुछ लाइन शिफ्टिंग के हैं, कुछ टीटीआर शिफ्टिंग के हैं, कुछ में लोड इनहेंसमेंट करा रहे हैं, कुछ में एनएससी ले रहे हैं। तो वो सारे एप्लीकेशन इसी से तरीके से करते हैं। इसी तरीके से आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, उन सब एक ही पोर्टल में करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ये नाम लिख के आ रहा है, ये जब पहली बार लॉगिन क्रिएट किया होगा किसी ने, वो वाला पता यहाँ पे दिख रहा है। तो कार्यस्थल का पता चूंकि हर काम के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए जो यूजर है वो यहाँ पे जाके पता अपडेटेड पता डाल सकता है कि अलग अलग लोकेशन में क्या पता है। जो तुमने बीडी पूछा है ये उसका आंसर है। नहीं सर, कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे जेई को दूसरा एड्रेस देता है जब ये एप्लीकेशन मूव करता है ना एओएनएम के पास अप्रूवल के लिए, तो एओएनएम को केवल ये एड्रेस दिखता है जो चेंज हुआ है सर। तब वो अभी एक क्वेश्चन किया था कि ये वर्क लोकेशन दोनों में डिफरेंट क्यों आ रही है। ये आप देखिएगा, आपने शायद इसमें नहीं, हाँ अनुराग ने मुझे दिखाया था। अनुराग तुम्हारा म्यूट है। अनुराग को मैंने बताया था ये शायद। हाँ सर, ये अनुराग ने मुझे दिखाया था। रेक्टिफाई हो चुका है। अब जो वर्क लोकेशन एड्रेस जो डीसी पे डला है वही दिखेगा आपको। जो अब वर्क लोकेशन कंज्यूमर और डीसी पे अलग अलग आ रहा था, एक्चुअली ये इशू था। तो अब आप जाके देखिए, हाँ अब आप देखेंगे डीसी पे लॉगिन करके डिस्कॉम पे किसी भी एंड पे आपको वही एड्रेस दिखेगा जो वर्क लोकेशन का है। अभी रेक्टिफाई हो चुका है। थैंक यू। इसमें एक चीज और देख लीजिए, जो जब डीसी के एंड पे एप्लीकेशन आती है वो वाला पेज दिखा ना, डीसी के एंड पे जब एप्लीकेशन आती है तब ये आप देख लीजिए, कनेक्शन प्रदाय एनजीबी का पेज है। इसमें जो आप पंच करते हैं डायरेक्ट एनजीबी को हिट करता है विद द अवेलेबल डेटा। हम जो भी इसमें ग्रुप नंबर, आरडी नंबर और ये फीडर का नाम डालते हैं। ये आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। अगर आप ये प्रॉपर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो कंज्यूमर की टैगिंग जो है वो गलत जगह पे टैगिंग हो जाएगी। और सर एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब पहले जैसे इश्यू आ रहा था कि आप डीसी फील्ड से बोल रहे थे कि प्लॉट साइज इसमें 0 आ रहा था, तो उसमें एरर दे रहा था एनजीबी में पुश होते हुए। तो अब जिसमें मतलब प्लॉट साइज गलत आ रहा है, तो अब जेई एंड पे हमने प्रोविजन दे दिया है कि अब जेई कंज्यूमर से पूछ के अपने एंड से वो प्लॉट साइज डाल सकता है एनजीबी में पुश कराते समय।
तो अब उससे वो प्लॉट साइज का भी इशू नहीं आएगा, बार बार आपको हमको नहीं बोलना पड़ेगा कि आप प्लॉट साइज रेक्टिफाई करा दीजिए। अब नहीं, अगर प्लॉट साइज आ रहा है तो वो प्लॉट साइज आएगा, वो बाइंड चेंज करने की जरूरत है। अगर प्लॉट साइज नहीं आ रहा है तब की बात बता रहे हैं। जब जीरो आया है गलत। अनुराग, मैंने एक पॉइंट और आपको नोट कराया था, एक प्रॉब्लम और आ रही है, जैसे ये डीसी अप्लाई करके रूरल अर्बन जो एरिया सेलेक्ट करते हैं, ये भी मिस्टेक होती है, क्योंकि उसको कंज्यूमर को मालूम नहीं होता है ये रूरल में। लेकिन स्टार्टिंग में कर दिया है तो अमाउंट कैलकुलेशन हो गया था, वो पेमेंट कर देते हैं, बाद में मालूम चलता है वो तो गलत हो गया, तब वो देने में दिक्कत आ रही है। नहीं सर, एक्चुअली इश्यू ये है, जैसे मान लीजिए एनएससी और वाईटी में आया तो वो एसएसपी एप्लीकेशन से जो जैसा एप्लीकेशन जिस फील्ड को वो फिल करेगा, हम उसको एज इट इज अपने पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते सर। हमारे पोर्टल का होगा, डिमांड पेमेंट से पहले होगा तो हम जरूर से एडिट कर पाएंगे, बट इफ द एप्लीकेशन इज फ्रॉम एसएसपी पोर्टल और उस एक्सटेंशन के लिए हमारे पोर्टल पे आ गया तो सर वी आर नॉट एबल टू एडिट एनीथिंग ऑन कंज्यूमर साइड और आइदर ऑन द डिस्कॉम साइड सर। तो वो सर एसएसपी में एक बार जब भी कंज्यूमर डिटेल फिल करे तो थोड़ा देख के फिल करे सर। अनुराग, वो वाला पेज खोलो जहाँ पे जेई के पास एप्लीकेशन आती है, जहाँ वो उसे एक्सेप्ट करता है तो उनको रोल बैक वाला वो पूरा एक बार दिखा दो। हो सकता है उन लोगों को उसमें कुछ इशू आता हो जिससे कि वो प्रॉपर कर नहीं पाते हो। हाँ, कोई कुछ क्वेरी थी किसी की? सर मेरा है एक, क्या है, कंज्यूमर के पास कनेक्शन रहता है पर उसको पता नहीं रहता है कि भाई मेरा यही कनेक्शन पंच हो सकता है, उनको इतना आइडिया नहीं है। अब वो एसएसपी से अप्लाई कर देते हैं, मतलब जस्ट उनको एक डीटीआर रखवाना है, उसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन वर्क एसएसपी से ले लिया पर उनके पास ऑलरेडी कनेक्शन है। अब वो उसी कनेक्शन को अपने नए डीटीआर पे पंच मतलब सर्व कराना चाहते हैं, अब ऐसी कंडीशन में क्या करें सर? देखिए, उस वाले में तो हमने ओआईटी के लिए तो प्रावधान दे दिया। ओआईटी में इस समय आप सरल संयोजन पोर्टल खोलते होंगे तो 4 ऑप्शन आते हैं सरल संयोजन पोर्टल में। आपने सरल संयोजन में पोर्टल में 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है ओआईटी कनेक्शन विद टेम्परेरी कनेक्शन जी। दूसरा आ रहा है ओआईटी कनेक्शन विदाउट टेम्परेरी कनेक्शन। तीसरा ऑप्शन आ रहा है कि आपको उसके अंदर डीटीआर में लोड इनहेंसमेंट डीटीआर लगवाना है शायद, तो उसके अंदर नया ओआईटी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन आ रहा है जिसमें लोड इनहेंसमेंट कराना है शायद। हाँ सर, पर जो अपने सुपरविजन वाले रहते हैं ना सर, हाँ एनएससी वाले ना, हाँ एनएससी में दिक्कत आ रही है सर। नहीं तो उसमें भी मैंने बताया ना, देखिए जितनी चीजें वर्क सेक्शन ने बताई हैं सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अभी हम लोग नया एक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि आपको एस्टिमेट नहीं बनाना पड़ेगा ईआरपी में, ऑटोमेटिक यहाँ से पुश करेंगे तो ईआरपी में एस्टिमेट बन जाएगा। जाके सिर्फ आपको दूरी डालनी पड़ेगी, मतलब सर्वे करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि यह आवेदन ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, और उसमें कितने 11 केवी लाइन में कितनी दूरी है और एलटी लाइन में दूरी है। ये ऑप्शन है सर, जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओआईटी कनेक्शन विद टेम्परेरी कनेक्शन, ओआईटी कनेक्शन विदाउट टेम्परेरी कनेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ ओआईटी डीटीआर विद एग्जिस्टिंग कनेक्शन, चौथा है ओआईटी डीटीआर कैपेसिटी एनहांसमेंट। तो नीचे के जो ये दोनों हैं, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं पंच होता है। इसी की बात आप कर रही हैं जो जी सर, जी सर। तो मैंने बताया कि वो वर्क सेक्शन की तरफ से पेंडिंग है। वर्क सेक्शन से सर से मैं एक बार अभी मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, तो जो हो जाएंगे वो मैं सर को एक बार पुट अप कर दूंगा। तो अपन मंडे या ट्यूसडे को जब भी मीटिंग होगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सर नमस्ते सर। हाँ, एक करके बोल लीजिए। जी सर, मोरेना से बोल रहा था सर। ये कह रहा हूँ मैं, लास्ट 24-25 की फाइनेंशियल में सर एक एस्टिमेट सैंक्शन हुआ है सर। हाँ, एमपीआईडीसी गवर्नमेंट एस्टिमेट है सर। हाँ, और उसका सर 72 लाख रुपए सुपरविजन जमा हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है सर उसका। हाँ, अब सर क्या है कि उनको एमपीआईडीसी वालों को सर उसी लाइन में रिवीजन कराना है उस एस्टिमेट का सर। हाँ, तो रिवीजन होना है सर, तो उनका कहना यह है कि जैसे रिवीजन हमको सारे एस्टिमेट का नहीं कराना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमको केवल सर उसमें कुछ मोनोपोल बढ़ा रहे हैं वो सर, तो मोनोपोल को बढ़ा के एक टास्क अलग से ऐड करके उसको सर रिवीजन करना है एस्टिमेट को। तो उसका सर उनका डिफरेंस जो अमाउंट है सर वो इसमें ऐड हो जाएगा सर रिवाइज एस्टिमेट में सर। हाँ, मैं बता रहा, जितना आप सोच सकते हो कि ये प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सारे प्रोसेस हैं इसमें।
रिवाइज का भी प्रोसेस है, मगर रिवाइज के प्रोसेस में कंडीशन ये है, मैं 1 मिनट, तुम एक वो दिखा दो अनुराग, तब तक क्या नाम है, जेई कैसे एक्सेप्ट करता है, तब तक मैं वो फ्लो चार्ट आपको डाउनलोड कर लेता हूं। जब मैं फ्लो चार्ट के साथ बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तुम एक बार वो डिस्प्ले करो। जी सर, 2 मिनट सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कुछ मेरे यहाँ पे कोटरी डीसी में आस्था से 4 कनेक्शन गवर्नमेंट के थे, उसमें नगर परिषद ने एक्सटेंशन वर्क के लिए अप्लाई किए थे, वाटर वर्क के लिए, लेकिन उन्होंने कैटेगरी गलत सिलेक्ट करके कमर्शियल में अप्लाई कर दिए उन कनेक्शन। अब कनेक्शन पंचिंग हो रहे हैं तो कमर्शियल में अप्लाई हो रहे हैं। तो कॉमर्शियल में तो मतलब जो चार्जेस लिए गए होंगे वो भी कॉमर्शियल, मतलब नॉन डोमेस्टिक में, नॉन डोमेस्टिक में ही उसका कनेक्शन जारी हो रहे हैं अब कनेक्शन पंचिंग के लिए। तो उसकी मैं बता रहा हूँ उसके अभी, अच्छा पैसे उससे कौन से लिए थे? नॉन डोमेस्टिक वाले चार्जेस लिए थे? हाँ, एक्सटेंशन वर्क के थे, उन्होंने एसएसपी पे आवेदन करके उन्होंने आगे बढ़ाया एप्लीकेशन, तो नॉन डोमेस्टिक सिलेक्ट करके आगे बढ़ा दिया। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सरल से अपने जो भी आईटी ऑफिसर हैं उनसे बोलिएगा कि सरल संयोजन वाली टीम को भेज दें। ये 2 आवेदन में उपभोक्ता से गलत जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो गया है, तो इसको निराकरण करने का कष्ट करें जिससे कि इसकी सही पंचिंग की जा सके। ये सर डीसी तो आप उनको भेज दीजिएगा। कौन से सर्किल का है? ये सीहोर सर्कल का है सर। 4 कनेक्शन है नगर परिषद के मेरे, तो वो उनको क्या नाम है, जयपाल को भेज दीजिएगा ना, तो जयपाल करवा देंगे उनसे, नरेंद्र सर से, बघेल सर को, हमारे एआईटी सर। हाँ, उनको भेजिए ना आप। मतलब ये तो अगर ये तो छोटा सा इशू है, क्योंकि देखिए पैसे जमा हो चुके हैं। अगर ये काम आपको पैसे जमा होने से पहले आप चेक कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर से आपने पैसे नॉन डोमेस्टिक के जमा करा लिए और कनेक्शन देने वाले हो आप डोमेस्टिक का। लेकिन पुश टू एनजीबी होगा तो कमर्शियल से ही पुश टू एनजीबी होगा ना सर? नहीं, वो सही कर देंगे उसको। पुश होगा तो डोमेस्टिक से हो जाएगा। जी सर। ये देखिए, ये अब ये वाला आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए जहां कर सकते हैं कि कम से कम रोल बैक वाले, मतलब कमी तो आई है काफी, क्योंकि हमने काफी चीजों के एंड पे दिखते हैं। गवर्नमेंट वाले एप्लीकेशन और एमपीएमएलए वाले एप्लीकेशन में हमने सिंगल पेमेंट का ऑप्शन रख रखा है कि आप डिमांड के साथ ही पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर सुपरविजन चार्जेस, उसके ऊपर लगने वाला सीजीएसटी, एसजीएसटी और कोई कनेक्शन के जो चार्जेस है वो सारे एक सिंगल उसमें हो सकते हैं। मगर एमपीएमएलए में कनेक्शन चार्जेस वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सरल संयोजन पोर्टल से आवेदन नहीं आता है। तो हमने अपने पोर्टल में जो भी फैसिलिटी है वो हमने यही कर रखी है, एक सिंगल डिमांड नोट जनरेट होता है। और एक इशू और आता था एमपीएमएलए में कि हम एडवांस में ही डिमांड नोट दे सकते हैं। तो आप इसमें बिना पैसा जमा कराए आप एडवांस में डिमांड नोट दे सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर, विधायक और विधायक निधि वाले जो काम होते हैं उसके अंदर आपको पहले से ही डिमांड नोट देना रहता है। तो ये रिक्वायरमेंट काफी समय से पेंडिंग थी। तो ये वाली चीज आपने करके देखी होगी। कुछ शिवपुरी में भी एप्लीकेशन हो चुके हैं एमपीएमएलए के, और भी कई जगह हो चुके हैं। तो ये भी मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब भी आपके पास एप्लीकेशन आता है तो हमारे यहाँ भी हुई है, ये प्रोसेस बढ़िया है सर। तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बस आप इतना सपोर्ट कर दीजिए। उसके अलावा और जो आप फीचर बताएंगे एनहांसमेंट के वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन में जाके विवरण कार्यवाही में जाके आपको उसकी डिटेल देखनी है कि एप्लीकेंट नेम क्या है, पिता का नाम क्या है। फिर से दिखाओ ना एक बार। जी सर, एक चीज और बता देता हूँ। अगर सिर्फ कंज्यूमर डिटेल देखनी है तो आप व्यू में जाके देख सकते हैं। कंज्यूमर डिटेल जाके आप अपने जो डिटेल कंज्यूमर एंड से फिल होकर डीसी पे आइए तो यार व्यू में जाके देख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि डीसी एक्सेप्टेंस पे बटन जाके क्लिक करना और उस पर जाके अपलोड करना। आपको अगर सिर्फ डिटेल फिल कर देखना है कि कंज्यूमर की तरफ से फिर से अनुराग वो बटन दिखाओ। ये देखिए, ये स्क्वायर तरीके का एक बटन बना हुआ है जिसमें चारों तरफ एरो निकले हुए हैं। इस बटन पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आप उस उपभोक्ता आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी उसने कंज्यूमर ने भरी है वो सारी आप देख सकते हैं। इसमें आपको लगता है
उसमें टेरिफ की डिटेल और उसमें ऐड करवा दीजिएगा कि वो किस टेरिफ के अंतर्गत आवेदन किया गया, वो चीज इसमें नहीं है सर। टैरिफ, एक मिनट, टैरिफ, हाँ। अभी ये वाली जो मेरे नगर परिषद वाले जो 4 एप्लीकेशन है ना सर, वो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन टेरिफ की डिटेल नहीं है उसमें। बस अब उस एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो एनडीएल में उसका डिमांड नोट निकाल रहा है वो। नहीं तो ठीक है, ये आपने बताया, मैं टैरिफ मोबाइल में खोल ली थी हमने, तुमने फोन लगा रहे थे। हाँ, ट्रेनिंग। अच्छा, मैं जैसा लाइव होर्डिंग चार्जेस रहते हैं, तो मैं अभी नोट कर ले रहा हूँ। मैं उसको उससे क्या नाम है, जो ये सर्च इंजन पोर्टल से अगर आवेदन आ रहे हैं तो मैं उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा आपको। ऊपर जाना, 1 मिनट। 2 एप्लीकेशन मेरी डीएसपी पे ऐसी है सर, कनेक्शन पंचिंग के लिए कंज्यूमर ने एक्सटेंशन वर्क सेलेक्ट करके काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसने जब कनेक्शन एनएससी लिया, वो दूसरा एप्लीकेशन जनरेट करके फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट जमा कर दिया, तो उसके कनेक्शन तो जनरेट हो गया, लेकिन उनके अब कनेक्शन पंचिंग नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो कनेक्शन पंचिंग के लिए जो एप्लीकेशन नंबर है, उस एप्लीकेशन नंबर से कनेक्शन जनरेट नहीं हुए, वो बाहर से अलग से आवेदन। मैंने जब ट्रेनिंग मीटिंग चालू करी थी तब मैंने यही बताया था कि फील्ड वालों की तरफ से इस तरीके की रिक्वेस्ट आई है कि सर कंज्यूमर ने अलग से आवेदन करके पंचिंग कर दी है, तो उसी की टैगिंग के बारे में करा, तो उसमें आप खुद साइन कर दीजिएगा अपने डीजीएम साहब से साइन करा के और जीएम साहब से साइन करा के वर्क सेक्शन या मेरे को मेल करा दीजिएगा, एक्सेल भी भेज दीजिएगा और मेल भी करा दीजिएगा पीडीएफ, तो हम उसको अपडेट करा देंगे। जी सर, जी जी। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार देख लीजिए। सर वो आपने अभी वो डिमांड नोट का बोला था कि विधायक निधि को अपन दे सकते हैं बिना सेशन के एस्टीमेट। हाँ जी, हाँ। कैसे करेंगे सर, थोड़ा बता दीजिए सर उसको कैसे करना है। अच्छा ठीक है, मैं ये पहले एक बार ये देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको वो भी एसओपी उसका दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जब भी आपके पास आवेदन आता है, मैंने अभी दिखाया था स्क्वायर जो था, उस स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके की सारी जो डिटेल रहती है वो डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले होती है। वर्क ऑर्डर हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। सर सुनील बोला था। धन्यवाद सर, तो मेरे एप्लीकेशन जितने अपडेट नहीं हुए ना, वो लिस्ट मुझे रिवर्ट कर देना, तो उसको मैं और करेक्ट करके दे देता। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ सीधे सिलेक्ट करते हैं और एक्सेप्टेड पे जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हर केस में आपको एक्सेप्टेड पे सिलेक्ट नहीं करना है, आप ऊपर जाके देखिए क्या लगता है आपको कि क्या एप्लीकेशन में कोई सी जानकारी, देखिए कोई भी आवेदन हो सकता है। कंज्यूमर को बहुत बार नहीं पता होता है कि सुपरविजन का मतलब क्या है, डिपॉजिट का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आवेदन कौन सा है, लाइन शिफ्टिंग गवर्नमेंट का है, और आवेदन किस में करा गया है, डिपॉजिट माध्यम से करा गया है। हमने शुरुआत में जब ये पोर्टल बनाया था तब हमने डीएस का मतलब रखा था डिपॉजिट स्कीम। आप देखिए एप्लीकेशन नंबर के पहले 2 डिजिट हैं डीएस, और सुपरविजन के एसवी रहते हैं, एसवी मतलब सुपरविजन के। अब इसमें जो जो जैसा जैसा काम होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे डिटेल आगे दिखती रहती है। और नीचे लाना, और नीचे ये जो उसकी डिटेल है, ये डिटेल आपको लगता है कुछ गलत है तो आप यहाँ पे अपडेशन कर सकते हैं। यहाँ अपडेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, आप नेचर ऑफ वर्क टाइप चेंज कर सकते हैं, स्कीम टाइप चेंज कर सकते हैं, उसका नेम और एड्रेस भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर उसने आपको कोई प्रूफ दिया है तो आप अपने एंड पे ही कर सकते हैं। ये नेचर ऑफ वर्क टाइप आईडी अगर डीसी से कोई सिलेक्ट करता है तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंज्यूमर एंड पे चली जाएगी। बेसिकली जैसे उसने ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया, नेचर ऑफ वर्क टाइप सिलेक्ट कर, और उसने अगर सबमिट किया, जैसे मैं इस एप्लीकेशन को सबमिट करता हूँ, ये एप्लीकेशन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अभी एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ से रिवर्ट, अगर डीसी ने इसे सबमिट किया तभी अभी आवेदन डीसी से होते रिवर्ट होके कंज्यूमर पे पहुंच चुका है। अब अगर इस आवेदन को जाके मैं कंज्यूमर आईडी पे सर्च करूंगा तो वहां पे ये दिखेगा रिवर्टेड बाय डीसी एट कंज्यूमर एंड फॉर फर्दर अपडेशन करके। तो मैं एक बार आपको कंज्यूमर एंड पे दिखा देता हूँ आवेदन। ये रिवर्टेड एप्लीकेशन, देखिए आप यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रिवर्ट एप्लीकेशन टू एप्लीकेंट एंड फॉर मॉडिफिकेशन। तो ये जो अभी है कंज्यूमर के एंड पे एप्लीकेशन आया और कंज्यूमर यहाँ कंज्यूमर अपडेट करके फिर से उसको सबमिट कर सकता है। अब इसमें जब सबमिट करता है दोबारा से तो उसका एप्लीकेशन नंबर नहीं चेंज होगा,
ये जो एप्लीकेशन नंबर इसका जो आ गया है वो सेम ही रहेगा, एप्लीकेशन नंबर में कुछ भी नहीं चेंज होगा। अब वो बाई चांस लाइन शिफ्टिंग गवर्नमेंट से जाके वो लाइन शिफ्टिंग नॉन गवर्नमेंट करना चाहता है या कुछ और ऐड ऑन करना भूल गया है, तो उसके बाद यहाँ पे जाके वो चेंज करके और सबमिट करके वो दोबारा से रिक्वेस्ट आपके एंड पे वापस से दिख जाएगी। ये देखिए आवेदन फिर से चला गया इसके एंड पे। अब देखिए फिर से पेंडिंग है डीसी एंड फॉर एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस। सबसे ज्यादा गलती किसमें होती है? एनएससी वाले एप्लीकेशन और कॉलोनी इलेक्ट्रिफिकेशन में, दोनों में सबसे ज्यादा गलती होती है। कॉलोनी इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है जहां पे पूरी कॉलोनी को इलेक्ट्रीफाइड करा जा रहा है या पार्शियल कॉलोनी को इलेक्ट्रीफाइड करा जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। सिर्फ दो तरीके के एप्लीकेशन जो है वो सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आते हैं, एक तो एनएससी वाले आते हैं और दूसरा ओआईटी वाले जो आवेदन है वो सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आते हैं। उसके अलावा एक और है स्कीम है जिसके आवेदन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आते हैं, वो है लोड इनहेंसमेंट विद एक्सटेंशन के आवेदन भी सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आते हैं। हाँ, रिवाइज का कोई पूछ रहा था, रिवाइज की कंडीशन ये है, रिवाइज वाला वो दिखा देना और एमपीएमएलए वाली एसओपी। सर डिमांड नोट दिखाना एमपीएमएलए वाली स्कीम का? नहीं, डिमांड नोट नहीं दिखाना है, वो एसओपी दिखाना है उसमें कि एमपीएमएलए वाला कैसे अप्लाई करते हैं। इसी में ही यही ये वाली स्क्रीन दिखा दो, मैं इसी में बता देता हूँ उनको। यहाँ जब अप्लाई न्यू एप्लीकेशन में जाते हैं, कार्य के प्रकार में यहाँ सबसे नीचे आप देखिए गवर्नमेंट वर्क इंक्लूडिंग एमपीएमएलए कलेक्टर अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क्स। तो जब आप इसके अंदर अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं कि कॉलोनी कहीं एमपी हाउसिंग बोर्ड की कट रही हो कॉलोनी तो उसको इसमें अप्लाई कर देना है। अगर वो इसको अप्लाई इसमें कर रहा है, ये वो वाले काम है जिसके अंदर सांसद निधि से या विधायक निधि से एक डीटीआर या नॉर्मल वाला काम चलता है जिसके अंदर सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। मतलब कौन वाले सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस नहीं लगते हैं? जो कि एक्सटेंशन वर्क वाले जो सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस है नहीं लगते हैं, वो वाले आवेदन इसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी डिमांड नोट शुरुआत में जनरेट नहीं होता है। इसमें जो 1180 रुपए हैं, ये जब डिमांड नोट का पेमेंट होता है तभी आपको जनरेट किए जाते हैं। आपको अभी वेबसाइट पे कल से सारी एसओपी सब आपको डिस्प्ले होने रहेगी। दो तरीके की एसओपी हमने बनाई है, कंज्यूमर एसओपी बनाई है और दूसरी बनाई है हमने डिपार्टमेंट की एसओपी बनाई है। तो दोनों जगह आप देख के उसका अनुभव कर सकते हैं कि कहाँ पे कुछ और गुंजाइश है सुधार की, तो वहां पे किया जा सकता है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये जीएसटी नंबर का भी एक ऑप्शन है। अगर आप जीएसटी क्रेडिट लेना चाहते हैं, कोई उपभोक्ता आपके पास आता है और कहता है कि सर मेरा जीएसटी नंबर है और हमें जीएसटी का भी क्लेम चाहिए, तो यहाँ पे वो यस करके जीएसटी नंबर की डिटेल डालेगा, पैन नंबर डिटेल डालेगा और जीएसटी नंबर भी अपलोड करेगा। इसमें कंडीशन ये है कि अगर वो जीएसटी नंबर गलत पाया गया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की तरफ से भी कार्यवाही की जा सकती है। तो ये करने के बाद ही आप सबमिट कर लो इसको। तो सबमिट कर लेंगे तो आपका आवेदन रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जैसा नॉर्मल प्रोसेस अभी चलता है वही उसमें भी प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं करें। अब रिवाइज वाला और उसका एसओपी खोल दो। रिवाइज का मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज का इसमें प्रोविजन कहाँ पे दे रखा है। रिवाइज अभी कहीं से क्वेरी थी कि इंडस्ट्रियल का जो है उनको रिवाइज कराना है एस्टिमेट। देखिए सबसे जी सर मुरैना से। हाँ मुरैना से। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं वो खोल लूँ एसओपी जी। सर रिवाइज वाला किस केस में बताना है? किसी का भी बता दो, रिवाइज और एमपीएमएलए वाला। तब तक एसओपी एक बार तुम डिस्प्ले कर दो, मैं तब तक वो डॉक्यूमेंट जो मिल गया। हाँ मिल गया। ठीक है, मैं डिमांड नोट वाला ओपन कर दूँ। बस आपको 5 मिनट और वेट कर लीजिए बस, फिर उसके बाद क्लोज कर रहे हैं। मुझे पता है कि टाइम
ज्यादा हो रहा है। सर ये मेरे वाली प्रोसेस क्या शुरू से ही करना पड़ेगा, सरल संयोजन से ही? नहीं, सरल संयोजन में नहीं, वो डिपॉजिट सुपरविजन पोर्टल में रहेगा और सिर्फ एक्सटेंशन का काम उसमें किया जाएगा। तो ये कनेक्शन चार्ज जमा कहाँ? कनेक्शन चार्जेस तो अलग से आवेदन सरल संयोजन में करके फिर उसको कंप्लीट करना रहेगा। अच्छा ठीक। उसमें भी कई ड्रॉबैक था, इसलिए उसको नहीं करा था, वो भी कर देंगे। ये देखिए पूरा मैंने ये वर्क फ्लो बना रखा है अपने डीएसपी पोर्टल का। एप्लीकेंट भरता है, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी करता है, अगर उसको करेक्शन कुछ आ रहा है तो फिर वो वापस चला जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन सर्वे बाय जेई करता है, डीजीएम ओएनएम अप्रूव करता है और एस्टिमेट एंड जनरेट डिमांड करता है। डिमांड पेमेंट बाय एप्लीकेंट, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन बाय एप्लीकेंट करता है। और क्यूसी में आप देखिए इसमें दोनों चेक लगा रखे हैं। अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का जो स्टेप है वो हमने जीएम को पावर दे रखी है। जीएम सर लोग अगर कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना चाहें और तो वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेके उसका कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन वापस कहाँ पे चली जाती है, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन वाले पार्ट में चली जाती है। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है कंज्यूमर, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करता है वहां पे चली जाती है। अब देखिए जैसे आपका जो इशू था कि ROW आ गया है, तो जब वर्क ऑर्डर कर दिया डीजीएम ने तब हमने मतलब प्रोसेस ऐसा बनाया है कि वर्क ऑर्डर करने के बाद हमें पता चला, जब साइट पे गया कॉन्ट्रैक्टर काम करने तो पता चला अरे वहां तो कंज्यूमर जो दूसरा कंज्यूमर है वो काम नहीं करने दे रहा है। हमने उसको नाम दिया कि यहाँ पे ROW आ गया है वहां पे, और हमने एक रिवाइज का बटन वहां पे दिखा दिया है। उस रिवाइज वाले बटन पे आप जैसे ही करेंगे काम, वैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको क्या डालने का आएगा, जो दोबारा सर्वे का पेज जो डीजीएम के पास दिखता है वही वाला पेज दोबारा से उसको डालने का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर से देखिए आप यहाँ पे वर्क ऑर्डर बाय डीजीएम ओएनएम है और यहाँ से रिवाइड ROW कहाँ पे जा रहा है, डीजीएम ओएनएम अप्रूव्ड एस्टिमेट और जनरेट डिमांड। फिर से डिमांड नोट होगा और डिफरेंस का जो डिमांड नोट है वो जनरेट होगा। और आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, उसी एस्टिमेट में मॉडिफिकेशन करना है जिसमें पिछली बार जो एस्टिमेट नंबर लिया था, मतलब पिछली बार आपने लिया था 10,000 मतलब 101010 नंबर लिया था, तो इस बार भी आपको एस्टिमेट वही लेना है, 101010 ही लेना है। बस ये ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करेंगे, इसमें गलती करेंगे तो फिर आपका डिमांड नोट नहीं जनरेट होगा। सर उसी ERP पे पुरानी वाली पे रिवीजन करना है सर हमको? हाँ, पुरानी वाली में ERP में रिवीजन करना है, आपको कोई नया ERP नहीं जनरेट करना। अगर नया ERP जनरेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा सर। उसके लिए कि ये जैसे SOR सर 24-25 का बना हुआ है वो सर, अब SOR 25-26 का आ रहा है सर, उसकी जो रेट है सर वो रेट बढ़ के आ रही है। तो हमको जैसे MD सर के यहाँ जाएगा सर वो सैंक्शन होने के लिए, हाँ, तो सर हमको पूरा एस्टीमेट का सर रेट मतलब दिक्कत तो नहीं आएगा? जैसे हमको ऑल टास्क तो उसमें रहनी है सर वही। तो अब यार जो दिक्कत आएगी या जो आएगी वो तुम्हारा थोड़ा नहीं है, वो तो जो सिस्टम में आज के समय में जो रेट है वही चलेंगे, उसमें वो तुमको करना है। तो तुम मेरे को कल कॉल, मैं आपको फोन लगाता हूँ सर सुबह, आपको कल नहीं मंडे को लगाता हूँ। हाँ, मंडे को लगा लेना, आप लगा लीजिएगा तो मैं एक टेस्ट केस बनवा के दिखवा लूंगा कि क्या होता है उस केस में, पूरा रेट रिवाइज होता है कि पार्शियल मटेरियल का रिवाइज होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू। मगर देखिए मतलब मेरे हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से अगर एस्टिमेट आज के समय में सबमिट हो रहा है तो जो रेट लिए जाएंगे वो आज के ही लिए जाएंगे, क्योंकि तो सारा पुराना जो उनका वर्क ऑर्डर का पुराना जो कम कीमत का जो सुपरविजन जमा हो चुका है सर, उसको फिर डिफरेंस राशि वो माइनस हो जाएगा ना सर नेक्स्ट? हाँ, सब हो जाएगा पूरा, मतलब वो सब पूरा प्रोसेस बना हुआ है। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। तो इस तरीके से डीजीएम STC वेरीफाई करता है कंप्लीशन और हैंडओवर होता है, ये पूरा डीएसपी का वर्क फ्लो है। तो आई थिंक वो जो पार्ट था वो वाला आपको क्लियर हो गया होगा। सर इसमें मेरे दो इशू थे, DP नायक बोल रहा हूँ जीरापुर से। जी बोलिए सर। एक तो क्या है, स्ट्रीट लाइट का हमारा वर्क ऑर्डर होना था, तो वो जो DSP अकाउंट में पैसा ना जाके वो जनरल अकाउंट में चला गया, तो वर्क ऑर्डर नहीं हो पा रहा, उसको कैसे कर पाएंगे? पैसा हमारे MD ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए। SBI का अकाउंट है जिसमें 13 है लास्ट में, उस वाले अकाउंट में फंड ट्रांसफर करा दीजिए अपने अकाउंट ऑफिसर से बात करके।
मैं आपको अकाउंट ऑफिसर शैलेंद्र है यहाँ पे, उनसे बोल दीजिएगा, जो भी अकाउंट ऑफिसर है आपके यहाँ, शैलेंद्र जी से बात कर लें तो वो फंड ट्रांसफर कराएंगे, फिर वो अप्रूवल हो जाएगा उसमें। ठीक है, एक तो ये हो गया सर। एक दूसरा क्या है कि हम लोग 4 करोड़ का रोड का एस्टीमेट रिवाइज करने का आया है उनके यहाँ से, पीडब्ल्यूडी का, तो उसमें वो यही नया एसओआर से रिवाइज होगा सारा रेट? तो हाँ, नए रेट अराउंड हो चुका है, 20 से 25 दिन हो चुके हैं जब वो रेट रिवाइज हो गए हैं। अभी जो नए एसओआर जो पिछले साल नहीं थे वो भी एसओआर डलने हैं, तो वो भी अभी डल जाएंगे, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, फिर उनको 2 सजेशन दिए सकते कि यदि वो चाहे तो वो कर नहीं पा रहे कि एडिशनल एस्टिमेट उनको कुछ मतलब नहीं एडिशनल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा देखिए सिस्टम को इजी रखने की कोशिश करा करें। एडिशनल आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप एडिशनल एस्टिमेट बनाओ, आप तो उसी एस्टिमेट में मॉडिफाई करिए। कुछ कहीं पे दिक्कत आए तो मेरे से बात कर लीजिएगा। चलो फिर उसी मॉडिफाई कराते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, बस एक चीज का आप तो लोग को ध्यान रखना है, एक तो जो ये आवेदन आप करते हो, आवेदन जब भी आपके पास आएगा आप उसका नेचर ऑफ वर्क, नाम, पता और ये सब चीजें चेक करेंगे। सेकंड चीज, आपको जो भी आवेदन होगा रिवाइज वाले में सेम एस्टिमेट यूज करेंगे, अलग से कोई नया एस्टिमेट नहीं बनाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तीसरा, कोई भी ज्यादा से ज्यादा अगर गलती हो जा रही है तो पेमेंट होने से पहले कोई भी गलती को फ्लैग कर ले, जिससे कि उसका निराकरण किया जा सके। तीसरी चीज ये, और चौथी चीज तो अगर आपको लगता है कुछ और चीजें जो आज पॉइंट बताए हैं वो हमने नोट कर लिया, हम वर्क सेक्शन से डिस्कस करके अगर कुछ और मतलब कुछ और कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। सर वो नंबर आईवीआरएस अपडेट करने का जो फॉर्मेट है वो शेयर कर दीजिएगा सर। कुछ नहीं, उसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, मैं दोबारा से आपको भेज देता हूँ। कुछ नहीं है उसके अंदर, सरल संयोजन का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, डिपॉजिट सुपरविजन पोर्टल का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, कंज्यूमर नंबर चाहिए, दोनों पोर्टल में नाम चाहिए और नाम पता सेम होना चाहिए, बस। उसके अलावा और हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जो आप वहां पे डेटाबेस में डेटा में जाके करोगे, हम वो यहाँ पे जाके हमने भी फॉर्म बना रखे हैं, हम उसके थ्रू पंच करते हैं, मगर डेटा मिलान करने के बाद ही पंच करते हैं। अभी जो आपने डीएसपी फैसिलिटी दे दी है हम एनजीबी में, और जो अप्लाई करें उससे तो कर सकते हैं ना सर अभी? हाँ, वो तो देखिए, जो आपके पास फैसिलिटी है वो तो है ही। ये फैसिलिटी मेरे पास वो फैसिलिटी है जिससे कि कंज्यूमर ने कोई और आवेदन पे अप्लाई कर दिया है जिसपे कि उसने आवेदन नहीं किया था, जो कि डीएसपी से लिंक नहीं है, वो वाले की बात कर रहा हूँ। और सब तो है ही प्रोविजन। उसके अलावा और भी मैंने उसको थोड़ा सुधार करने के लिए मैंने वहीं पे ऑप्शन दिया था, सरल संयोजन पे आप डायरेक्ट ही मूव कर सकते हो। मगर पता नहीं कंज्यूमर का काम कोई और करता है, तो इसलिए उन लोगों को ज्यादा ध्यान से देखते नहीं है वो। एक सर एक और इशू था, ये अपने ओआईटी में वर्क कंप्लीशन डालना पड़ता है। तो ओआईटी वर्क कंप्लीशन के लिए सीधी जो है, जब कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेशन सेंड करता है तो AEONM की आईडी पर आता है। बिल्कुल, उसको ही वर्क कंप्लीशन डालना है। पर इसमें क्या है, जो मेजरमेंट का वर्क उसमें अपना वर्क मैनुअल में है वो 100% जेई का है और 50% एई का है। तो हम चाहते हैं कि पहले वो जेई के पास जाए, देन फॉरवर्ड होके वो एई के पास आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू वर्क मैनुअल हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली मतलब आपकी बात तो सही है। अब एक्चुअली जो प्रीवियस हमारे एमडी सर थे उन्होंने ये बोला था कि यार तुम लोग एम्प्लॉय बढ़ाते जा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कंज्यूमर का काम है और पंचिंग का काम है वो सब बहुत डिले होता जाता है। तो क्या है, मेरे को अभी तो एमडी सर चेंज हो गए। आप चाहें तो नोटिस फोन के लिए आए, क्योंकि वर्क वो जो मतलब वर्क मैनुअल के अकॉर्डिंग ही तो सारे अपन ऐप वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जेई का 100% मिस हो रहा है। फिर वो एक ही एंड पे इधर भी वो मतलब काम ढंग से हो नहीं पाता, थोड़ा सा उनको नॉलेज हो जाएगा। अरे देखिए, आप देखिए, मतलब मैं ये नहीं मान सकता कि जेई के होते हुए भी कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। जेई अगर आप चाह लो कि किसी का काम नहीं होना है तो फिर कोई काम तो हो ही नहीं सकता। और नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, हम चाहने से जो रूल है आपका वर्क मैनुअल, अकॉर्डिंग टू वर्क मैनुअल मूव करिए। जैसे मेजरमेंट आप मेरे को वो वर्क मैनुअल का वो वाला पेज शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर कर देता हूँ। 100% मेजरमेंट जेई का, 50% उसका, 10% डी का। मैं अभी इसमें एक पॉइंट क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट नहीं कराते हैं इस समय। सिर्फ हम ये कराते हैं
कि काम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, उसके अंदर जो भी SLD था वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, पोल लाइन डायग्राम जो है वो सही से नहीं बना है, इनवॉइस है कि नहीं है, मटेरियल चोरी का तो नहीं है, इस तरीके के 5 डॉक्यूमेंट। नहीं, वो डॉक्यूमेंट चीज अलग है बॉस। एक्चुअल में क्या है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है, जो वर्क की क्वालिटी, वो इतनी इंफीरियर होती है कि हम लोगों की नौकरी मुश्किल में होती है, उसको वेरीफाई करना होता है। वो एक मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बना दिया है जिसके थ्रू ऑनलाइन, जैसा जबलपुर में सर्वे होता है, मेजरमेंट होता है, वो पूरा उसी के माध्यम से रहेगा और वो जेई को ही करना पड़ेगा। वो मैं अभी मैनेजमेंट ग्रुप पे डालूंगा, तो आप लोगों में से ही किसी को वॉलंटियर बन के उसकी टेस्टिंग करनी रहेगी और अपना फीडबैक देना रहेगा कि अभी उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब एक बार लाइव हो जाता है फिर कुछ सुधार तो होता नहीं है, फिर तो थोप दिया जाता है। तो इसीलिए मतलब मैंने यही रिक्वेस्ट करी है सर से कि मैं सर पहले फील्ड में दूंगा, फील्ड के फीडबैक के बेस पे उसमें सुधार करके फिर फाइनल लाइव करेंगे उसको। बिल्कुल। तो आप मेरे को वर्क मैनुअल सेंड कर दीजिएगा जहां वो मेंशन है। बिल्कुल ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन और था सर जी। सर जी कह रहा था, जैसे अपन ने 324 में जो सुपरविजन की उस टाइम DSP पोर्टल से आवेदन होता था, तो सर उस समय क्या है SSP साथ में नहीं होता था, तो उसकी क्या है पहले डिमांड नोट निकलता था 8,500 रुपए का, तो उनके कुछ लोगों के तो अपन ने कनेक्शन खोल दिए हैं 8,500 की रसीद काट के, तो बीच में 8,500 की डिमांड नोट निकलना बंद हो गया है सर। अब 1 साल के कोई 8 महीने हुए, किसी को 9 महीने हुए, 1-2 कनेक्शन ऐसे हैं जिनके कनेक्शन नहीं खोल पा रहे हैं सर उनको, और उनकी DP वगैरह चालू तो अपन ने कटवा भी दिए, तो वो बार बार आते रहते हैं कंज्यूमर वगैरह, तो उसका निराकरण कैसे हो पाएगा सर? नहीं समझ में नहीं आया कि मतलब उसमें आप कह रहे हैं कि आवेदन नहीं हुआ उसका? नहीं, आवेदन आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में। एक मिनट रुको सर। जी सर, आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, अब मीटिंग क्लोज करते हैं। और तुम्हारा खुल पाया क्यों अनुराग? सर वो है रिवाइज एस्टिमेट वाला, मैं दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। सर ये अपने DSP वाली लिस्ट में क्या वर्क ऑर्डर का कॉलम ऐड हो पाएगा सर? क्या वर्क ऑर्डर डेट? नहीं तो वर्क ऑर्डर का तो है ना फर्स्ट वाले पेज पे। नहीं सर, उसमें वर्क ऑर्डर लिस्ट अपन ओपन करते हैं तो वर्क ऑर्डर नहीं आता उसमें सर। वर्क ऑर्डर नंबर एंड डेट की बात कर रहे हैं, वो नहीं आता सर। अच्छा, जहाँ पे मेरे को तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो या मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मेरे को वर्क भेज देना तो उसमें ऐड करवा देंगे यार। वो सब मैं बता रहा हूँ जितनी मेरे पास सिस्टम में कैप्चर किया है, उसके अलावा तुम लोग कुछ और बताओगे या कोई और सजेशन होंगे तो वो भी अपन कर लेंगे। अरे अनुराग हो पा रहा है तो फिर, नहीं तो फिर क्या है नेक्स्ट मीटिंग में दिखा देंगे। जस्ट मैं सर बस ट्राई कर रहा हूँ, अगर ओपन हो जाएगा तो मैं में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। नहीं सर अभी नहीं हो पा रहा, वो अभी एप्लीकेशन में ले रहा है। ठीक है, अभी मीटिंग क्लोज करते हैं। हम आपको SOP आपको सारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आपको अगर चाहिए तो मैं आज सारे AEIT को शेयर कर दूंगा आज या कल में, तो आप लोग उसको रिफर करके यूज कर सकते हैं। और किसी को कोई असुविधा हो तो dsp.mpcj000@gmail.com ईमेल है, तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू।